हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हम देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया होता है कोई भी रेजिस्टेंस ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड और डायरेक्शन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं या अगर मूव करें तो उसको रोकना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ती है और कॉन्सिक्वेंटली वो कुछ एक रेजिस्टेंस देती है। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो कोई बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोग एक रोटेशनल मोशन के फ्रेम में देखते हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को जब हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो वो ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टेंस देगी। और ये हम एनालॉजी लगा सकते हैं जैसे लीनियर काइनेमैटिक्स में हमने यूज़ किए थे। अब लीनियर काइनेमैटिक्स में हम लोग इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं मास से। तो वहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है वो मास होता है और उसी से रिलेटेड हमारी सारी इक्वेशंस निकलती हैं। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा फंडामेंटल यूनिट रहेगा और उसके बेस पे सारी इक्वेशंस हमारे निकलेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जैसे हमने बात की मास के एक एनालॉगस क्वांटिटी मान सकते हैं। एनालॉजी का मतलब है कि उससे सिमिलैरिटी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको दिखाएंगे। लीनियर मोशन में फंडामेंटल यूनिट होती है मास, तो रोटेशनल मोशन में हमारी फंडामेंटल यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए ये जो सिमिलैरिटी है हम इसको एनालॉजी बोलते हैं या एनालॉगस क्वांटिटी बोलते हैं। अब लीनियर मोशन में फोर्स होती है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और रोटेशनल मोशन में वही फोर्स की जगह हम लोग टॉर्क देखते हैं। तो टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे ही लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ऐसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाती है आई इंटू ओमेगा स्क्वायर का हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2। अब आगे देखते हैं कि क्यों रोटेशनल मोशन में हम लोग सिर्फ मास को नहीं देखते बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इंपॉर्टेंट है, और ये टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है। इसको समझने के लिए हम एक बॉडी लेते हैं जिसे हम मानते हैं कि वो n पार्टिकल्स से बनी हुई है। ये एक अमॉर्फस बॉडी है जिसका मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे डेरिवेशन, इसे फिर किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बॉडी ली है जिसका एक सेंटर ऑफ एक्सिस है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन इस एक्सिस के अराउंड हो रहा है और उसके बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स हैं जो इसी एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं। इस एक्सिस को आप मान सकते हैं कि वो आपके इस प्लेन के या स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और ये ऑब्जेक्ट हमें फ्लैट दिख रही है। अब हमने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ले लिए। समझ लिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है और ये कुछ हमारा nth पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट से ये बॉडी बनी हुई है। अब हम ये नहीं मान रहे हैं कि सारे पॉइंट्स का मास सेम है, क्योंकि हो सकता है कि इस बॉडी में मास डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कि कहीं जगह कुछ जगह ज़्यादा डेंसिटी है, कुछ जगह कम डेंसिटी है। तो हम हर जगह डिफरेंट पॉइंट्स का मास डिफरेंट मान रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट का मास मान लिया m1 और उसका रेडियस है एक्सिस से r1। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट का मास है m2 और उसका रेडियस है इस एक्सिस के अराउंड जो रोटेट कर रहा है वो r2। और ऐसे ही nth पॉइंट के लिए मास है उसका mn और उसका रेडियस है एक्सिस से rn। अब ध्यान से देखें तो ये सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट ओमेगा से रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इनकी सारी लीनियर स्पीड्स डिफरेंट होंगी। तो अगर हम लोग मान लें ऐसे n पॉइंट्स हैं जिनका मास है m1, m2, m3 ऐसे लेके mn, और सबका रेडियस है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r1, r2, r3 ऐसे करके rn। तो सबका एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट है ओमेगा, बट सबकी लीनियर स्पीड डिफरेंट है। तो हम उसे लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट पॉइंट v1 हो जाएगा जो हमें पता है फॉर्मूला r1 इंटू ओमेगा, ऐसे ही v2 हो जाएगा r2 इंटू ओमेगा, ऐसे ही v3 हो जाएगा r3 इंटू ओमेगा, और ऐसे ही vn इक्वल टू हो जाएगा rn इंटू ओमेगा। अब अगर हमें इनकी वेलोसिटी पता चल गई सारे पॉइंट्स की, तो हम सबकी
काइनेटिक एनर्जी या कह सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1v1 स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट की हो जाएगी Ke2 हाफ m2v2 स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यही अगर हम सारे पॉइंट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सम कर दें तो हमारे पास निकलेगा कि इस रोटेटिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जिसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो अगर हमें इस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम उसे लिख सकते हैं Ke1 प्लस Ke2 प्लस डॉट डॉट Ke(n), सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम। तो ये हो जाएगा हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऐसे लेके सारे n पॉइंट्स का। अब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेके हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस ऐसे सारे लेके mn(rn) स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है हम इसे रिप्लेस कर देंगे I से, और ये I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे हमारा I को हम लोग लिख सकते हैं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस ऐसे ही सारे पॉइंट्स का लेके mn(rn) स्क्वायर, या इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi(ri) स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट निकलता है। और जो हमने एनालॉजी पहले लगाई थी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और ये एनालॉजी हमने लगाई है काइनेटिक एनर्जी से जो है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ इस बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ नहीं, बस सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है। अब यहाँ पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, जैसे रोटेशनल इनर्शिया बोल सकते हैं, वो किसी एक गिवन एक्सिस के अबाउट ही डिफाइंड होता है। अगर ये एक्सिस चेंज हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मास नहीं बल्कि उसका रेडियस, जिससे वो एक्सिस से जितना दूर है बेसिकली पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे एक्सिस चेंज होगा ये इस RI की वैल्यू चेंज होगी। तो हम लोग हमेशा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफ़ाइन करते हैं तो वो सिर्फ एक बॉडी का डिफ़ाइन नहीं करते, बस बॉडी के कौन से एक्सिस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है उस पर भी डिफ़ाइन करते हैं। बस जो हमारा I है उसे हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the object about a given axis of rotation। और ये हमारा डिपेंड करेगा या इंडिविजुअल मासेस, सो हर पॉइंट का जो मास है उस पर तो डिपेंड करेगा ही, बट ऑल्सो डिपेंड करेगा the distribution of mass about the given axis of rotation। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो डिपेंड कर रहा है हर एक पार्टिकल के मास इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर से। तो जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अराउंड द एक्सिस उस पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर सिमेट्री नहीं रहेगी, जैसे ये बॉडी अमॉर्फस थी, इसमें कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है हमें, तो ये हमें जैसे जैसे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सिमेट्री नहीं है तो उस हिसाब से भी चेंज होता रहेगा। अब एक और पॉइंट
याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमने कोई सिमेट्री नहीं मानी है ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो इसका और हमने मान लिया कि ये सिर्फ n पार्टिकल्स का बना हुआ है। बट नॉर्मली कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड नहीं कर सकते इंडिविजुअल पार्टिकल्स में और उनको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग नॉर्मली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो आई को हम लोग लिखते हैं r² dm और हमें इंटीग्रेट करते हैं इसके मिनिमम से मैक्सिमम रेडियस तक। अगर कोई हमें एक्सिस के अराउंड सिमेट्री मिल रही है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वरना इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए सिमेट्री यूज़ करके और इंटीग्रेशन यूज़ करके हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो सिमेट्रिकल हो अपने एक एक्सिस के अराउंड उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के जिनका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब एक यूनिफॉर्म रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो मास है बॉडी का वो एक रेडियस r पे कॉन्सेंट्रेटेड है। हम लोग मान रहे हैं कि ये जो रिंग है ये बहुत ही पतली सी रिंग है, तो ये सारा का सारा जो इसका मास है या इसके हम लोग बोले कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे r डिस्टेंस पे हैं। तो अगर हम लोग अपना सिंपल फॉर्मूला लगाएं तो I है हमारा सिग्मा mi/r² अब यहाँ पे सारा का सारा i = 1 to n लिख देते हैं। अब जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं 1 से लेके n तक वो रेडियस r पे हैं, तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा i = 1 to n mi × r², क्योंकि सारे के सारे r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहे हैं। अब ये जो सिग्मा mi है इसको हम लोग डायरेक्टली अगर पूरा का पूरा बॉडी का मास कैपिटल M है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम ऑफ मास भी m हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m × r²। तो ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग है वो सिंपली हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू r²। तो ये एक सिंपल इंट्यूटिव तरीका है निकालने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें निकालना है r² dm से, जो हमने फॉर्मूला जनरलाइज किया था इंटीग्रेशन r² dm से, तो इस तरफ से कैसे निकालेंगे अगर वो देखना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करें। अब एग्जांपल देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। ये थोड़ा रिंग से कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें हमें अपना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला I = r² dm लगाना पड़ेगा। तो उसको लगाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने बोला है ये यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब इसका जो मास रहेगा वो पूरे इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसका मास पर यूनिट एरिया निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस डेंसिटी। तो अगर हमें इस डिस्क सरफेस डेंसिटी निकालनी है तो सिग्मा = इसका टोटल मास अगर m है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए एक सिंपल डिस्क है और जिसका रेडियस r है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πr²। तो इसको हम लोग बोलेंगे इसकी सरफेस डेंसिटी, कितना इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया। अब ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है इस एक्सिस के अराउंड जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस डिस्क को आप अज्यूम कर सकते हो एक सिंपल प्लेट की तरह, बहुत ही पतली प्लेट की तरह, जिसके सेंटर पे एक पिन हमने घुसा दी है और वो उसकी एक्सिस की तरह काम कर रहा है और उसके अलॉन्ग हम लोग उसको घुमा रहे हैं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम मान सकते हैं कि ये डिस्क है इसमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का मतलब कि सारे जिनका सेंटर सेम एज इसका सेंटर है, बट वो एक बड़े बड़े उनका बस रेडियस डिफरेंट है। तो हम लोग मान सकते हैं ये डिस्क बनी है ऐसी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से जिनका रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है 0 से लेके R तक। जैसे हमने अमॉर्फस बॉडी का माना कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वैसे ही हम इसका मान रहे हैं कि डिस्क बनी है बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के साथ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है एक रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग जिसका रेडियस है स्मॉल r और उसका
ऑलमोस्ट विड्थ जो बोल सकते हैं वो है dr, बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हमने उसको dr बोला है। तो हम लोग इस पूरे रिंग का इफ़ेक्टिवली रेडियस मान सकते हैं कि स्मॉल आ रही है। तो इस रिंग का अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr, क्योंकि ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr और उसको हम लोग बस उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जो है dr। क्योंकि ये विड्थ बहुत ही कम है तो हम लोग इफ़ेक्टिवली इसका रेडियस स्मॉल आर ही मान रहे हैं। तो अगर हम लोग माने कि इसका मास है dm, बहुत ही स्मॉल मास है इसका, पूरे रिंग का मास, पूरे डिस्क का मास है कैपिटल M, तो स्मॉल कॉन्सेंट्रिक रिंग का हमने मास मान लिया dm। तो ये हो जाएगा इसकी सरफेस डेंसिटी इंटू टोटल उसके एरिया का इक्वल, और उसका एरिया हमें पता है क्या है, सिग्मा इंटू 2πr dr। तो यहाँ से हमने इस कॉन्सेंट्रिक रिंग का जो छोटा सा मास निकाल लिया। तो अब इस कॉन्सेंट्रिक रिंग का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिर्फ पूरी डिस्क का नहीं, सिर्फ इस रिंग का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका मास इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि ये एक रिंग की तरह काम कर रहा है तो रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो होता है mr स्क्वायर। तो इस रिंग का मास है dm और इसका रेडियस है स्मॉल r, तो इस स्मॉल कॉन्सेंट्रिक रिंग का हम लोग बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है dm इंटू आर स्क्वायर। तो अगर इस रिंग का पता चल गया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम रेडियस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो हम लोग अगर पूरे डिस्क का निकालना है तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इस स्मॉल कॉन्सेंट्रिक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम 0 टू R, क्योंकि ये डिस्क बना हुआ है इन कॉन्सेंट्रिक रिंग से और उनका रेडियस चेंज हो रहा है 0 से लेके कैपिटल R तक, क्योंकि हमने ऐसे डिस्क को डिवाइड किया है। तो अगर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकालना है तो हम बेसिकली एक सम कर देंगे सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग्स का, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मिल जाएगा। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो निकलेगा फ्रॉम 0 टू R dm इंटू आर स्क्वायर, और dm को अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो निकलेगा हमारा सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R सिग्मा इंटू 2π, ये हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटू आर क्यूब डी आर। आर स्क्वायर से आर मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्यूब हो गया। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो निकलेगा सिग्मा इंटू 2π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R ऑफ आर क्यूब डी आर। तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन हमें पता है होता है r⁴/4 और इसके लिमिट्स हैं 0 से लेके r। तो इसका जब निकलेगा तो ये निकलेगा 2π इंटू सिग्मा इंटू, पहले r में r की वैल्यू डालेंगे तो r⁴/4 माइनस, जब 0 डालेंगे तो 0 निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर निकलेगा 2π इंटू सिग्मा इंटू r⁴/4। अब यहाँ पे हम लोग वापस जो सिग्मा की ओरिजिनल वैल्यू थी जो हमें पता है वो थी m/πr², तो उसको डाल देंगे तो उससे निकलेगा 2π इंटू m/πr² इंटू r⁴/4। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा ये r² से r² कट के बचेगा mr²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क हमारा निकला है हाफ mr²। और ऐसे हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देखा था तो वो mr² था, क्योंकि उसका सारा का सारा मास कैपिटल R डिस्टेंस पे लोकेटेड था। बट इसका क्योंकि 0 से कैपिटल R तक लोकेटेड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जब इंटीग्रेट करके निकाला तो निकला है हाफ mr²। तो रिंग से एग्जैक्टली हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मास जो है वो डायरेक्टली, वो पूरा का पूरा उसकी पेरीफेरी जो बोलते हैं या फिर उसके
जो पूरे कैपिटल आर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका कुछ मास है जो वो अंदर भी है, तो उसकी वजह से उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा या जो मास का जो रेडियस रहेगा, जो जिनका कैपिटल आर से कम है, वो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देंगे। अब यही मास डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग सिर्फ जो मैथमेटिकली इंटीग्रेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बाकी जो एमॉर्फस बॉडीज़ होती हैं, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता या सिमेट्री नहीं होती, हम उनको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, बट मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते। बट अगर हमें सिर्फ देखना है कि एक्सिस के अराउंड किसी भी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम लोग उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बस एक्सप्रेस कर सकते हैं I = mk² के। तो जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं k, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो अगर k की वैल्यू अगर पता लग जाए, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अपने वही डिस्क और रिंग का। अगर मान लें कि हमारे पास एक डिस्क है और एक रिंग है, दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस r है, और दोनों सेम एक्सिस, एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो उनके सेंटर से पास हो रहा है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं IR और डिस्क का ID, और करस्पॉन्डिंगली उनका रेडियस ऑफ गायरेशन मान लेते हैं KI और KD। तो हमें पता है रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो यहाँ पे हमने IR बोला है, वो होता है m × r², जो अभी हमने निकाला। और ऐसे ही हमारा डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है ID = ½ mr²। तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा mk² क्योंकि ये रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन है, और ये हो जाएगा mkd² क्योंकि डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो जब kr की वैल्यू निकालेंगे, तो ये सेम हो जाएगा इसके रेडियस के इक्वल। तो रिंग के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो उसके एक्चुअल रेडियस के इक्वल होता है, और जो डिस्क का हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे, वो हो जाएगा r/√2 क्योंकि kd² = r² / 2 हो जाएगा, तो kd उससे r/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ जो डिस्क है, वो उसके रेडियस के /√2 हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो रिंग है, उसका जो मास है, वो पूरा का पूरा उसके रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जो डिस्क है, उसका मास पूरे रेडियस पे नहीं है, बल्कि उसके 0 से लेके उसके रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरह यूनिफॉर्मली। इसलिए उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो उसके रेडियस से कम है। तो इससे हम लोग ये सिंपल फैक्ट निकाल सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन पता है अबाउट एन एक्सिस, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है या दूर है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, और इसमें हमने डिस्क और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, बट उनका जो एक्सिस था वो उनके सेंटर से पास हो रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे अगर एक्सिस उसके सेंटर से पास नहीं हो रहा, बल्कि कहीं और उनकी बॉडी के बाहर है या फिर सेंटर से दूर है, तो उन बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस देखेंगे।